press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन, स्वागत है आपका। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण भाग का विषय बताने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है समास, यानी कंपाउंड वर्ड्स जो आप इंग्लिश में सीखते हैं उनकी जानकारी हम आज पाएंगे कि समास किसे कहते हैं। अभी हाल ही में हमने कारक और उसके भेदों के बारे में जाना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इन समास शब्दों को सीखने से पहले आपको कारक के भेद और उसकी परिभाषाएं सीखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी चलकर आप इस समास के बारे में भी समझ पाएंगे। समास की परिभाषा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। यानी समास जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्त, जिसे लंबे चौड़े वाक्य को घटाकर छोटा बनाना, समस्त पद बनाना, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप। सबसे पहले देखते हैं उसका अर्थ हम और उसकी परिभाषा। समास का अर्थ यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षेप यानी छोटा, शॉर्ट वर्ड बनाना। जब भी दो या दो से अधिक पदों को, यानी दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। यानी कभी भी क्या है, इस समास में दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक चिन्ह जो भी लगा रहता है, उन पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। तो उस संक्षिप्त पद को ही क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। यानी संक्षिप्त पद को ही समास कहते हैं। जैसे तीन लोचन वाला, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक शब्द इसमें आए हैं। यानी इसको संक्षिप्त में हम क्या बनाएंगे, तीन लोचन वाला त्रिलोचन। जैसे कि शाब्दिक इसका अर्थ ही है संक्षेप। इसमें क्या की जाती है, जब भी दो या दो से अधिक शब्द या दो से अधिक पदों के बीच की, दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक पदों को, या योजक जो कि हाइफन डाला जाता है बीच में, योजक पदों को हटाकर क्या किया जाता है, एक नया शब्द बनाया जाता है। एक नया शब्द बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, समास। दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। तो उस संक्षिप्त पद छोटे पद को जो शॉर्ट बनाया जाता है, उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। ये रही उसकी परिभाषा, उसका डेफिनेशन। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तो उसे संक्षिप्त पद, तो उसे क्या है, उसे संक्षिप्त पद को, तो उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण, तीन लोचन वाला, लोचन यानी आंखें, तीन लोचन वाला शॉर्ट संक्षिप्त में बनाकर हम क्या करेंगे, त्रिलोचन। इतना लंबा नहीं कहेंगे, बल्कि उनको हम छोटा करके संक्षिप्त बनाकर उस पद को त्रिलोचन बना देंगे। अब ये समस्त पद है क्या? समस्त पद किसे कहते हैं?
यानी कि समास के नियमों से मिले हुए शब्द, इस समास के नियमों से जो मिले हुए शब्द समूह को, समास से बने हुए शब्द समूहों को क्या किया जाता है? पद, समस्त पद कहते हैं। जैसे चतुरानन, चार हैं अनन जिसके। यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। क्या है? समस्त पद किसे कहते हैं? हम आपके लिए जाना ये भी ज़रूरी है कि समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद, ये रही समास की परिभाषा। और समस्त पद समास के नियमों से, समास के नियमों से समास के नियमों से मिले हुए शब्द समूह, मिले हुए यानी समास के नियमों से मिले हुए शब्द समूह को, शब्द का जो समूह रहता है, इसलिए जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया तीन लोचन वाला, क्या बना? त्रिलोचन। तो यही क्या है? समस्त पद है। इसी शब्द समूह को, जो कि ये समास के नियमों से बना है, समास के नियमों से मिले हुए शब्द समूह को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कहते हैं। यानी कि चार हैं जिसके आनंद, चतुरानन, चतुरानन, ये है शब्द समूह जो कि इन समास के नियमों से बना है। जैसे कि चार है आनंद जिसके, चार है आनंद जिसके। इसी समास के नियमों से, समास के नियमों से क्या किया गया है? शब्द समूह को हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इस समस्त पद में क्या होता है? समस्त पद यानी उसमें दो शब्द रहते हैं, यानी कि चतुर आनंद, चार हैं आनंद जिसके, चतुर आनंद, जिसमें चतुर जो है ये पूर्व पद कहलाता है, आनंद जो है वो उत्तर पद कहलाता है, यानी प्रधान पद कहलाता है। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, समास के लिए कम से कम दो पद तो अवश्य होने ही चाहिए। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं या प्रधान पद कहते हैं। ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें कौन सा है? पूर्व पद व उत्तर पद। यानी इन समस्त, इस समस्त पद में क्या है? समास, समास के लिए कम से कम, समास के लिए कम से कम कितने शब्दों का होना ज़रूरी है? दो शब्दों का होना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। कम से कम दो पद अवश्य होने चाहिए। समास के लिए कम से कम दो पद अवश्य होने चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ। पहले पद को क्या कहते हैं? पहला पद पूर्व पद कहलाता है तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, उत्तर पद कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, यानी हर दिन के लिए क्या कहते हैं? प्रतिदिन। इसमें क्या है? दो शब्द हैं। प्रति पूर्व पद है, प्रति जो है ये पूर्व पद है तथा दिन जो है ये उत्तर पद है। ठीक है बच्चों, पूर्व पद और उत्तर पद की ये पहचान है। अब हम समास से विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह यानी अलग अलग करना, यानी समस्त पदों को अलग करने की विधि को
इन्हें इन समस्त पदों को अलग करने की विधि को, जैसे कि चतुरानन यहाँ पर मैंने बताया है, इसको मैंने अलग अलग किया है। 4 है आनंद जिसके, तो इसी को क्या कहते हैं, समास विग्रह। तो चलिए हम देखते हैं समास के भेद। समास के भेद कितने हैं और उनके अंतर्गत उनकी परिभाषाएं और उदाहरण क्या आते हैं, और कौन से समास में कौन सा उत्तर पद है, कौन सा पूर्व पद है और उसकी क्या पहचान है, ये सब हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, समास के 6 प्रकार हैं। समास के 6 प्रकार हैं और वो कैसे लिखेंगे हम, कैसे याद कर पाएंगे आप, इसको मैं आपको एक टेबल डालूंगी और उसमें जैसे बताऊंगी उसको आप ध्यान से सुनिएगा। यानी कि समास के भेद देखते हैं हम यहाँ पे। समास के भेद यानी प्रकार यानी काइंड्स देखेंगे। यानी कि समास के कितने हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। यानी कि अब हम देखेंगे पहले टेबल पे आ डालो, फिर लास्ट में बा, सेकंड में त थ, अब ब त क, अब तक द दा। तो अब इनसे क्या होता है, आ यानी अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। बा से बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। फिर ता से तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। का से कर्मधारय समास। दा से द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास। सबसे पहले लेते हैं द्विगु और ये द्वंद्व। ये सब क्या है, इनकी एक एक परिभाषा करके हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है बच्चों, क्या है समास के भेद में से, समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। यानी कि आपको याद रहे इसलिए मैंने कहा अब, अब तक, ददा। इस तरह से आप याद करेंगे तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि आपको बाखूबी याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले अव्ययी भाव समास क्या होता है, एक उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण मैं आपको दिखाती जाऊंगी। यानी जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद क्या है, अव्यय हो। यानी कि पहला पद उसमें जो है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद उसका क्या है, अव्यय होता है एक, यानी कि उसका एक यूनिट उसमें जो लगा रहता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इन अव्ययी भाव समास की उदाहरण कौन से हैं, कौन से पद आने से वो अव्ययी भाव कहलाता है, ये भी हम जानेंगे। आपको बस यही ट्रिक्स याद करने हैं कि अव्ययी भाव समास के लिए कौन से पद जो है, पहला पद उसको लगाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखते हैं। यानी अव्ययी भाव समास, इसमें क्या है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो। जिस समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, पहला पद प्रधान हो। पहला यानी पूर्व पद को पहला पद कहते हैं, फिर दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इसमें जिस समास में पहला पद ही क्या है, प्रधान होता है और समस्त पद क्या है, उसका अव्यय होता है, उसका अव्यय हो।
उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कहते हैं। इनकी पहचान क्या है, इस प्रकार है। इन्हें कौन से पद जुड़ने पर, जैसे यथा, यथा शब्द, बे, भर, इन्हें पहले पद में जो ये अव्यय जुड़ जाए तो जैसे ही आप इनको देखें तो आप समझेंगे कि अव्ययीभाव समास है। नि, प्रति आदि, इन्हें यथा, बे, भर, प्रा, नि आदि ये अव्यय समस्त पद में, इन्हें पहले पद में हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि ये क्या है, अव्ययीभाव समास है। जैसे कि अब मैं दिखाऊंगी अब आपको समस्त पद और उसका विग्रह। यथाविधि, यथाविधि, यथाविधि में क्या है, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। हम देखेंगे कि विधि के अनुसार यथाविधि हम कहते हैं, तो जैसे इसमें यथा आता है तो ये अव्ययीभाव समास कहलाता है। भरपेट, यानी इतना लंबा कहें, भरपेट, भरकर, पेट भर के, पेट भरकर, इतना लंबा बोलने से शॉर्ट में हम संक्षेप में लिखेंगे उसको भरपेट। तो जैसे ही भर, यहाँ पर जो भी पहला पद है वो क्या है, प्रधान होते हैं। प्रतीक्षण, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। यानी क्षण क्षण के लिए क्या है, प्रतीक्षण, क्षण क्षण के लिए प्रतीक्षण। दिनों दिन, आजीवन, आजीवन, ठीक है, ये जीवन भर के लिए क्या है, आजीवन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रत्येक, एक एक करके, एक एक करके करने को क्या है, प्रत्येक करके हम कहते हैं। प्रा, आ, ये जो भी अव्यय पहले पद में लगे रहते हैं तो इन्हें देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये अव्ययीभाव समास हैं। इसी तरह के बहुत सारे हैं। निडर, डर के बिना। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में, इतना लंबा वाक्य बोलने से उसको संक्षेप में हम क्या कर देंगे, छोटा बनाएंगे, संक्षेप बनाएंगे, उस पद को समस्त पद बनाएंगे हम। एक हाथ से दूसरे हाथ में के लिए हाथों हाथ। हर सप्ताह यानी प्रति सप्ताह। तो ये रहा अव्ययीभाव की परिभाषा और उसके भेद। फिर मैं अब आपको तत्पुरुष समास की ओर ले जाती हूँ। दूसरा है तत्पुरुष समास। यहाँ पर कौन सा पद प्रधान होता है और कौन सा पद प्रधान नहीं होता, आपको अभी पता चलेगा। इन्हें जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाए, जैसे कि तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास में दूसरा पद क्या है, प्रधान होता है, मुख्य होता है। यानी जिस समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो और समास करने पर कारक चिन्ह जो भी रहता है वो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। इसके गायब होने से हम समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कारकों के आधार पर भी तत्पुरुष समास क्या है, उसके भी 6 भेद हैं। जैसे कि आप कारक के बारे में समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए उसमें जो भी कारक चिन्ह आते हैं तो वो लोग उनका गायब हो जाना, उनका लुप्त हो जाना, जैसे ही वो देखेंगे, जैसे ही ये शब्द के कहने पर हम जब उनका विग्रह करेंगे तो ये कारक चिन्हों का वहाँ पर लुप्त हो जाने से जो शब्द जो समस्त पद बन जाता है वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इनके
तत्पुरुष समास। इसमें क्या है, जिस समास में देखिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद यानी उत्तर पद, दूसरा पद प्रधान हो, यानी दूसरा पद प्रधान होता है और समास करने पर जब वो समस्त पद बन जाता है, जो हम शब्द अभी देखेंगे पता चलेगा, उसके करने पर यानी कि समास करने पर क्या होता है, योजक चिन्ह, समास करने पर योजक यानी कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं, कारक चिन्ह का लोप होता है। लोप हो जाना यानी गायब होना, लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी इसमें क्या है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास करने पर कारक चिन्ह का लोप होना, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। आप इनकी पहचान कर लेंगे तो बच्चों ये आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान हो जाएंगे। इन्हें अब हम देखते हैं, हालांकि आपको सिर्फ तत्पुरुष समास की परिभाषा जानेंगे तो इतना ही आप समझ पाएंगे, जैसे कि सुखप्रद, सुख को प्रदान करने वाला, वहाँ पर को क्या आया है, विभक्ति चिन्ह आया है, तो वो लोप हो जाता है। तो सुख को प्रदान करने वाला को वहाँ पे लोप हो जाता है, तो उसका सुखप्रद हो जाता है। देशगत, देश को गया हुआ, तो वहाँ पर को उसका लोप हो जाता है, तो क्या होता है, देशगत बन जाता है। वंश को धारण करने वाला, वंशधर, वहाँ पर को उसका क्या है, लोप हो गया है, तो वो क्या कहलाता है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। अब हम एक एक करके देखेंगे। आप जानते होंगे कि कर्ता ने कर्मा को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे इन सब के बारे में आपने जाना है। यदि वो चिन्ह, योजक चिन्ह कौन से हैं, किस किस में कौन से आते हैं, ये आप समझ पाए होंगे, तो आपके लिए इसमें पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम इजीली देखेंगे तो सिर्फ तत्पुरुष समास की परिभाषा जानेंगे तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और समास करने पर क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होना, कारक चिन्ह उसमें के जो होते हैं वो लोप हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं, तो उस समय हमें पता चल जाता है कि ये तत्पुरुष समास है। मैं आपको डिटेल्स में इसलिए समझा रही हूँ कि ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ पाएँ। यानी कि सबसे पहले मैं देखती हूँ इन्हें कारकों के आधार पर, कारक केस जो हम जाने हैं, कारकों के आधार पर क्या है, तत्पुरुष समास के हम कारकों के आधार पर देख रहे हैं, यानी कि उनके चिन्ह, योजक चिन्ह कौन से हैं, कारक चिन्ह कौन से हैं और उनके गायब होने पर तत्पुरुष समास कैसे बनता है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यानी कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, के 6 भेद होते हैं। यानी कारकों के आधार पर, वरना आपके लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, बस उतना ही काफ़ी है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इतना आपके लिए क्या है, काफ़ी है जानने के लिए। जैसे कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसमें इन
कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे ही हम इस समस्त पद का विग्रह करें और उसमें हमें कारक या योजक चिन्ह नज़र आए तो उनके लोप होने पर जो समस्त पद बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। मैं आपको डिटेल्स में समझा रही हूँ। कारकों के आधार पर भी क्या है, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। अब मैं उन्हीं कारक और उनके चिन्हों को लेकर और उनका लोप होने पर समस्त पद कैसे बनता है उनकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। मेरे कारकों के आधार पर हम देखेंगे कि तत्पुरुष के 6 भेद हैं। फर्स्ट लेते हैं हम कर्म। कर्मा को, इसका विभक्ति चिन्ह है को। कर्म तत्पुरुष। कैसे कारक चिन्हों का लोप होता है मैं बस आपको एक एक दो उदाहरण देकर मैं करती हूँ, बताती हूँ। इसमें इन्हें कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक की, इसमें कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है, विभक्ति या परसर्ग या कारक चिन्ह कौन सा है, को। कर्तानि कर्मा को। यहाँ पर को का क्या है, लोप होता है। लोप होना यानी हजम होना, गायब हो जाना। का लोप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वर्गगत। स्वर्गगत, स्वर्गगत ये समस्त पद है। अब हम इसका विग्रह करने पर क्या मिलेगा हमें, स्वर्ग को गया हुआ। स्वर्ग को गया हुआ, यानी यहाँ पर क्या है, को उसका लोप हो गया है तो स्वर्ग को गया हुआ, इसका विग्रह करने पर ये हमें मिलता है। तो इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो स्वर्गगत, इतना काफ़ी है। तो इसमें को का क्या है, लोप होना। तो इसी कारण ये कर्म तत्पुरुष समास है। सुखप्रद, सुखप्रद यानी सुख को प्रदान करने वाला। सुख को प्रदान करने वाला। विग्रह करने पर इतना लंबा ये वाक्य बनता है, 2 या 2 से अधिक शब्द बन जाते हैं। उसका हम संक्षेप करेंगे तो सुखप्रद। अब इसमें कौन सा लोप हुआ है, को। तो ये रहा कर्म तत्पुरुष समास। अब दूसरा देखेंगे करण तत्पुरुष। करण की विभक्ति चिन्ह क्या है आप जानते होंगे, कर्ता ने कर्मा को करण से। तो करण तत्पुरुष में हम देखेंगे, इसमें कर्ण कारक की विभक्ति क्या है, इसका विभक्ति से। कर्मा को तत्पुरुष में इसका लोप होना, कर्ण में से द्वारा का लोप होता है, से का लोप होता है। जैसे कर्ण में से विभक्ति का लोप होता है। अब हम देखेंगे समस्त पद कौन सा है, तुलसीकृत। तुलसीकृत क्या है, एक समस्त पद है। अब इसका हम क्या करेंगे, विग्रह करने पर क्या करे होगा, तुलसी द्वारा कृत यानी से, द्वारा, के द्वारा, सब उसके अंतर्गत आता है करण कारक में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको कारक चिन्हों की पहचान होना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। यानी तुलसी द्वारा कृत। अब धन रहित समस्त पद है, धन रहित यानी इसका विग्रह करने पर हमें क्या मिलेगा, धन से रहित। धन से रहित, तो यहाँ पर किसका लोप हुआ है, से का लोप हुआ है। से का लोप होना, तो हम क्या कहेंगे उसको, कर्ण तत्पुरुष समास।
ऐसे ही बहुत सारे हैं, स्वरचित, स्व द्वारा रचित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, भयाकुल, भय से आकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल। यहाँ पर से विभक्ति का लोप हुआ है और वो से विभक्ति किसकी है? कर्ण कारक की होती है। तो इसलिए कारण यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगला कारक कौन सा? संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? को, के लिए, है ना। देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में कौन सा लोप होता है? तो यहाँ पर कारक की विभक्ति को, के लिए होता है। इनकी विभक्ति क्या है? के लिए, को। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? यहाँ इसमें लोप होती हैं। किनका लोप होना? के लिए, को। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय एक समस्त पद है। विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। तो वहाँ पर के लिए उस विभक्ति चिन्ह का क्या हुआ है? यहाँ पर लोप हुआ है, यानी इस समस्त पद में वो गायब हो गए हैं। तो इनके हटा देने से विद्या के लिए आलय, तो इसमें के लिए हटा दिया गया है, तो समस्त पद यानी संक्षेप में क्या बन गया? वो विद्यालय। तो के लिए यहाँ पे हटाया गया है, इनका लोप हो गया है, तो इस कारण ये संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाते हैं। के लिए को का है, जैसे कि उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। विद्यालय, विद्या के लिए, स्कूल किसके लिए है? विद्या के लिए है। विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पर के लिए का लोप हो जाना। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, विभक्ति को के लिए का यहाँ पर क्या है? लोप हो गया है, जिस कारण वो संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। दूसरा चलते हैं अपदान तत्पुरुष। अपदान में भी क्या है? विभक्ति चिन्ह से है। तो यहाँ पर से का अर्थ है अलग होना, जुदा होना या दान की भावना होना। देखते हैं, अपादान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह का लुप्त होता है? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति का लोप होता है? से। तो यहाँ पर से क्या है? अलग, अलग का लोप होता है। अलग, से का लोप होता है। वो कैसे? जैसे समस्त पद भय मुक्त, यानी भय से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, यानी कि विद्या से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अब रोग से मुक्ति मिल गई है, अब वो अच्छा हो गया है, यानी जन्मांध, जन्म से अंधा है। तो यहाँ पर से भय से मुक्त, भय मुक्त, से यहाँ पर क्या है? विभक्ति से वो लोप हो गई है, यानी वो गायब हो गई है। तो सिर्फ हम कहेंगे कि भय मुक्त। धनहीन, धन से हीन, इसकी धन की कमी होने के कारण क्या है? धनहीन है, तो धन से हीन है, से जो है वहाँ पर उसका लोप हो जाता है। तो ये अपदान तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे समस्त पद जन्मांध, विग्रह करने पर जन्म से अंधा। धनमुक्त, धनहीन, धन से हीन। तो वहाँ पर से इनका लोप हो जाना, इसलिए इस कारण ये
अप्रधान तत्पुरुष समास कहलाते हैं। विद्याहीन, विद्या से हीन। अब चलते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध के कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, जैसे कि आप समझते हैं संबंध तत्पुरुष किसे कहते हैं? संबंध तत्पुरुष में किन चिन्हों का लोप होता है? का, की, के का लोप होना, जिस कारण हम आसानी से समझ जाएंगे कि का, के, की यहाँ पर इन विभक्ति चिन्हों का लोप हुआ है तो ये संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। बहुशः आपके लिए सिर्फ तत्पुरुष समास की पहचान के लिए ही बताया जाएगा। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन कारकों के द्वारा भी समझें कि किस कारण इनके लोप होने से कौन से तत्पुरुष कहलाते हैं। इन्हें संबंध उसका में समस्त पद जैसे लोप होता है। जैसे एक समस्त पद में आपको बताती हूँ, राजकुमार, समस्त पद राजकुमार, इन्हें इसका विग्रह करने पर राजा का कुमार, राजा का कुमार, यानी कि का जो है ये पर लोप हो गया है, ये गायब हो गया, इसलिए सिर्फ राजकुमार ही समस्त पद बन गया है। जीवन साथी, जीवन का साथी। आज्ञानुसार, 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 यानी आज्ञा समस्त पद क्या समस्त विग्रह करने पर आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, यानी पर के का लोप हो गया है, इस कारण वो आज्ञानुसार बन गया है। फिर राम भक्ति, राम भक्ति, यहाँ पर क्या है? विग्रह करने पर राम की भक्ति। हम राम की भक्ति इतना नहीं कहेंगे, उसको समस्त पद की का यहाँ पर की को हटा देंगे, उसके हटा देने पर क्या होता है? सिर्फ राम भक्ति समस्त पद एक बन जाता है। तो इस कारण यहाँ पर का, के, की का लोप हो जाने पर ये क्या बन गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। यदि वो कारकों के बारे में यदि पूछा जाए तभी आप इसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण उसका विभक्ति चिन्ह है में, पर, यहाँ पर उनका लोप हो जाता है। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण उसकी विभक्ति चिन्ह है में, पर का लोप होना। यहाँ पर में और पर के हट जाने पर जो समस्त पद बनता है उसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। इसके बारे में बच्चों मैं बार बार कर रही हूँ आपको, कारक और उनके चिन्हों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। यानी अब इसका उदाहरण मैं दूंगी आपको। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर का लोप होता है। जैसे पुरुषोत्तम, समस्त पद है पुरुषोत्तम, यानी विग्रह करने पर पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। यहाँ पर में हट गया है, पुरुष प्लस उत्तम बन के पुरुषोत्तम बन गया है। तो यहाँ पर किसका लोप हुआ है? में, और वे में विभक्ति चिन्ह किसकी है? अधिकरण तत्पुरुष की है। इस कारण में अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। यानी आत्मविश्वास, समस्त पद है आत्मविश्वास। किस पर विश्वास? विग्रह करने पर आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास। तो यहाँ पर क्या हुआ है? पर को हटा दिया गया, इसका लोप हो गया है। तो
आत्मविश्वास, इतना ही समस्त पद रूप बन गया है। तो यहाँ पर कर में इनका लोप होने के कारण ये अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतने रहे कारकों के बारे में जानकारी। कारकों का चिन्हों के लोप हो जाने पर जो समास बनता है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये सारे समास आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले समास की ओर। नेक्स्ट कौन सा है? तत्पुरुष हो गया। तत्पुरुष के बाद कर्मधारय समास। अभी कर्मधारय समास क्या है? इसमें कौन सा पद प्रधान होता है ये हम देखेंगे। अब यानी कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद इसमें विशेष्य होता है। यानी कि दूसरा पद विशेषण का विशेष्य होता है तो वह पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसका क्या है? जिस समास में हम देखें कि आप देखेंगे उसका पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण होता है यानी एडजेक्टिव, और दूसरा शब्द उपमेय यानी विशेष्य होता रहता है। जैसे ही आप उस पद को देखेंगे आप जल्द से पहचान पाएंगे कि ये कर्मधारय समास है। लीजिए इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन। जिस समास में पहला पद क्या है? विशेषण होता है। पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण होता है। यानी कि विशेषण तथा दूसरा पद, दूसरा यानी उत्तर पद विशेष्य होता है। दूसरा पद उस विशेषण का विशेष्य, जो विशेषण रहता है उस विशेषण का विशेष्य होता है। विशेष्य यानी संज्ञा शब्द कह सकते हैं हम, विशेष्य होता है। अथवा आप पूर्व पद और उत्तर पद में क्या देख सकते हो? इन्हें पूर्व पद में उपमान और तथा उत्तर पद में विशेषण का विषय जहाँ पर है ये उपमेय होता है, उसका संबंध होता है, तो उसे क्या कहोगे? कर्मधारय समास कहेंगे। कर्मधारय समास होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, समस्त पद नील कमल। नील कमल, कमल क्या होता है? एक संज्ञा शब्द होता है। नील क्या है? यानी कमल कैसा है? नीला है। नीला, इसकी ये विशेषता बता रहा है ना। कमल की विशेषता क्या है? नील, नील कमल ये विशेषण है। यानी कि पहला पद यानी पूर्व पद है, इसे हम पहला पद भी कह सकते हैं। और ये दूसरा पद यानी उत्तर पद भी कहलाता है। यानी कि उपमान उपमेय। यानी कि जब हम इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो, नीला है जो कमल, ये इसकी विशेषता बता रहा है, कमल की विशेषता। और विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कभी भी विशेषण कहते हैं। तो पहला शब्द विशेषण और दूसरा पद कौन सा रहता है? विशेष्य। तो इस कारण ये बना कर्मधारय समास। जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख कैसा है? चांद के समान है। तो मुख की विशेषता क्या है? वो चंद्र जैसा है। तो यहाँ पर ये पहला पद, ये दूसरा पद, पहला पद जो है उसकी विशेषता बताने के कारण ये विशेषण। कभी भी पहला पद विशेषण रहता है, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद विशेष्य रहता है। तो इस कारण हम पहचान पाएंगे कि ये कर्मधारय समास है। चंद्रमा के समान मुख।
चंद्रमा के समान मुख, यानी यहाँ पर तुलना की जा रही है, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो इस कारण यहाँ पर पहला पद क्या है, उपमान है। उपमान और उपमेय का संबंध भी यहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है जो पुरुष। महात्मा, महान है जो आत्मा। महाआत्मा, आत्मा कैसी है, महान है। इस तरह से पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है, विशेषण रहता है। दूसरा पद यानी उत्तर पद कभी भी विशेष्य रहता है, तो वो पद, वो समास कर्मधारय समास बन जाता है। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र। पीतांबर, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र कैसा है, पीला है। यानी विशेष्य की विशेषता बताने वाला, यानी कभी भी पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य रहे तो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। ये रही कर्मधारय समास की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब चलते हैं हम अगला समास, द्विगु समास। द्वि का अर्थ क्या है, दो। द्विशाखा, दो शाखा वाला पेड़। द्वि का अर्थ क्या है, दो, और वो दो क्या है, संख्या है। ठीक है ना बच्चों, जैसे ही आप पूर्व पद यानी पहले पद संख्यावाचक हो, संख्या वाली हो, उस शब्द में पहला पद संख्या आई हो, तो अब झट से आप उसको लिख जाओगे कि वो कौन सा समास है, द्विगु समास है। यही उसकी क्या है, पहचान है। द्वि इटसेल्फ सेज व्हाट, नंबर। द्वि यानी दो करके, टू। अब इसकी परिभाषा इस प्रकार है, आप लिख लो। आप समझ गए होंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास में पहला पद क्या होता है, पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। संख्यावाची यानी नंबर रहता है इसमें, पहले पद में संख्यावाची होता है। जैसे ही आप उस पद का पहला यानी पूर्व पद संख्या है, नंबर वाला है, नंबर इसमें आपको दिख रहा है, तो आप झट से उसको क्या लिखोगे, द्विगु समास करके कहेंगे। पहला पद संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास होता है, वो द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास, द्विगु की पहचान क्या है, पहला पद नंबर रहता है, उसमें संख्या रहता है। जैसे चौराहा, चौ यानी चार राहों वाला समाहार। द्विशाखा, दो शाखाओं वाला पेड़। फिर पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। नवग्रह, नव यानी 9 ग्रहों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह यानी सेंचुरी, है ना। पहला जो भी पद इसमें है वो संख्यावाची होता है, और जैसे ही पहला पद संख्यावाची हो वो हमेशा क्या है, द्विगु समास होता है। जैसे समस्त पद त्रिभुवन, उसका विग्रह करने पर 3 भवनों का समूह, 3 भवनों का समूह। 3 भवनों का समूह को हम क्या कहेंगे, 3 भवन वाला समूह, ग्रुप ऑफ त्रिभुवन। फिर पंचवटी, 5 यानी 5 वटों का, 5 वटों का समूह। चौराहा, दशानन, 10 हयानन, 10 यानी 10, चौराहा 4। नवनिधि, नवरत्न, त्रिरत्न, ये सारे के सारे पहला पद जिसकी संख्या हो, त्रि यानी 3, पंच यानी 5,
चतुर्मुख, चार मुख वाला, चार, जैसे ही पहला पद जो है पूर्व पद संख्यावाची हो तो वो हमेशा द्विगु समास कहलाता है। अब अंत में हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी आमने सामने वाला जो भी हो, बराबर का हो, इक्वल हो। और इसकी एक पहचान भी है जिससे आप देखते ही समझ पाओगे कि ये द्वंद्व समास है। यानी जिस समास में इसमें क्या है, इस द्वंद्व यानी दोनों क्या है, बराबर है। यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, इसमें दोनों पद प्रधान हो तथा समास करते समय और का लोप हो जाता है। जिस समास में दोनों पद क्या हैं, दोनों पद प्रधान हैं, क्योंकि होड़ा होड़ी में तो दोनों इक्वल रहते हैं। द्वंद्व, कौरवास एंड पांडवास के बीच टक्कर जो थी समान की थी। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा, और क्या है इसमें, इसकी पहचान, समास करते समय और का लोप होता है। यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है, और उनका समास करते समय और का यहाँ पर क्या है, लोप हो जाए, और समास करते समय और का लोप हो जाए, और का लोप, यहाँ पर और हटकर सामासिक चिन्ह आ जाता है, वहाँ पर और का लोप हो जाए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, द्वंद्व समास की क्या है परिभाषा, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास करते समय वहाँ पर और का लोप हो जाता है, और उस और का लोप होकर वहाँ पर क्या जुड़ता है उसको हम अभी देखेंगे। जैसे समझ रहे हो, द्वंद्व समास क्या है, वहाँ जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो और समास करते समय और का लोप हो जाए। जैसे समस्त पद क्या होगा, नर नारी। देखो यहाँ पर सामासिक चिन्ह आ गया है, जैसे कि हम इसको योजक चिन्ह भी कहते हैं। यानी ये किसके स्थान में आया है, जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पर नर और नारी, तो यहाँ पर किसका लोप हुआ है, और का लोप हुआ है। और का लोप हो जाकर इसमें क्या है, योजक चिन्ह आ गया है। ये योजक चिन्ह किसका प्रतीक होता है, और का, यानी और जुड़ने पर और की जगह हम ये चिन्ह लगाए हैं। यदि हम ये योजक चिन्ह सामासिक चिन्ह को हटा देंगे तो और उसमें यहाँ पर जुड़ जाएगा। यदि इसका लोप हो जाए तो बीच में, जैसे कि लाभ हानि, इन दोनों शब्द क्या है यहाँ पर प्रधान हैं, दोनों प्रधान हैं। अमीर गरीब, भूख प्यास, पाप पुण्य, माता पिता, दिन रात, ऐसे बहुत सारे आते हैं, आप देख सकते हो अपने अपने व्याकरण में। पाप और पुण्य, दिन और रात, अमीर और गरीब, ये सारे का सारा और जो है यहाँ पर लोप हो गया है। लाभ और हानि, यहाँ पर और का लोप होना। अमीर और गरीब, यहाँ पर क्या है, समास विग्रह करने पर और का लोप हुआ। इसी तरह पाप और पुण्य में और का लोप, दिन और रात में और का लोप होने पर सिर्फ दिन रात, पाप पुण्य, ऊंच नीच, भाई बहन, रामा सीता, इस तरह के शब्द समस्त पद
लिख सकते हो। जैसे ही आप देखोगे कि इन दोनों पदों के बीच में सामासिक चिन्ह आया हुआ हो तो भी आप पहचान पाओगे कि ये द्वंद्व समास है। अब चलते हैं फाइनली बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण मैं दिखा रही हूँ आपको। आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे। यानी कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। द्वंद्व समास में हमने क्या देखा? दोनों पद प्रधान हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि अन्य पद ही, तीसरा वाला जो रहता है, जो बाहर वाला रहता है, वही क्या है इसमें प्रधान होता है। यानी कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर क्या है संकेत करते हैं, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत जो करते हैं वहाँ क्या है बहुव्रीहि समास। उसकी क्या पहचान है आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लेते हैं बहुव्रीहि समास की परिभाषा। क्या है? बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि किसी अन्य पद को ही प्रधानता दी गई है। जिस समास में कोई पद यानी कोई भी पद, दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई पद, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता बल्कि कौन होता है? प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर, ये दोनों पद मिलकर क्या है? ये दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर, किसी अन्य पद की ओर यानी दूसरे पद की ओर क्या है इशारा करते हैं, अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा अभी आप समझ जाएंगे। जो दूसरे अन्य पद की ओर संकेत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कहते हैं, यानी कि वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, दिख रहा है? यानी जिस समास में जब भी मैं पद आपको जैसे उदाहरण दूंगी, लंबोदर। अब जैसे ही सुनोगे लंबोदर, आप समझ जाओगे कि लंबोदर किसे कहते हैं। लंबोदर किसका नाम है? कौन से भगवान का नाम है? इन्हें इसका विग्रह करने पर लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, और वो है भगवान गणेश। तो ये दोनों पद मिलकर क्या है किसी अन्य पद की ओर क्या है संकेत कर रहे हैं। तो जैसे हम देखेंगे इसका विग्रह करने पर, लंबा है उदर जिसका, इसको हम देखेंगे तो इसमें आ जाएगा गणेश। तो ये तीसरा वाला क्या है? प्रधान बन गया, यानी लंबोदर, लंबा उदर। ये दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि ये दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे कि लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश को। तो गणेश जो तीसरा पद आ जाता है उसमें, तो वो प्रधान हो जाता है, जिसके कारण उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे ही आप अन्य और उदाहरण देखो ये तो पता चलेगा। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। दूसरा उदाहरण दे रही हूँ मैं, नीलकंठ ने विग्रह करने पर नीला है कंठ जिसका। किसका कंठ नीला होता है? नीला है कंठ जिसका, यानी जिसका गला नीला होता है वो शिव होता है, भगवान शिव।
तो ये अन्य तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। अब आप पढ़े होंगे कि कर्मधारय में भी कुछ ऐसा ही है ना। कर्मधारय समास में भी पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, तो कर्मधारय होता है। तो जैसे ही आपको पूछा जाएगा प्रश्नों में कि आप कर्मधारय समास लिखिए, तो उस समय आप नीलकंठ आया है तो आप इसको कर्मधारय समास लिख सकते हो। यदि आपको पूछा जाए बहुव्रीहि समास लिखना है आपको, तब आप नीलकंठ यानी कि आपको विग्रह करना पड़ेगा। नीला है कंठ जिसका, तो ये अन्य पद की ओर संकेत करता है। भगवान शिव का कंठ नीला होता है। जब दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता वहाँ पर बताई जाती है तो झट से हमें वो कह देना चाहिए कि वो बहुव्रीहि समास है। यानी कि दशानन, दशानन, यहाँ पर भी देखो आपको, यहाँ पर भी समासों में भी कुछ अंतर दिखाई देगा। मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करती हूँ। इन दशानन, दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके। यहाँ पर अब हम बहुव्रीहि के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों पद क्या है, प्रधान नहीं है, किसी अन्य पद की ओर वो इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। यानी कि 10 सिरों वाला कौन है, रावण है ना। रावण के 10 सिर हैं। अब आप समझेंगे कि 10 तो ये संख्यावाचक है, अभी ये किस में आना है, द्विगु समास में आना चाहिए। तो यदि आपको परीक्षा में द्विगु समास की आपको पहचान कराएंगे तो आप इसको द्विगु समास लिख सकते हो। पर इसको आप बहुव्रीहि समास में पूछा जाए तो विग्रह करने पर आपको किसी अन्य पद की ओर जो संकेत होता है हमें, तब हम इसे बहुव्रीहि समास करके लिख सकेंगे। निशाचर, निशाचर यानी निशा में विचरण करने वाला। निशा यानी रात, रात के समय घूमने वाले कौन होते हैं, राक्षस होते हैं। तो निशाचर, यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं है बल्कि अन्य तीसरी पद की ओर संकेत कर रहे हैं, जो कि हम राक्षस कह सकते हैं। तो तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आने पर वो प्रधान हो जाता है, तो इस कारण वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अब चतुर्भुज, चतुर्भुज, यहाँ पर भी चतुर, चतुर यानी 4, यानी आपको द्विगु समास में पूछा जाए तो वो आप उदाहरण लिख सकते हो चतुर्भुज, क्योंकि 4 भुजाएं जिसकी है। यदि आपको बहुव्रीहि समास में पूछा जाए तो आपको उसका विग्रह करके आपको इस समास का नाम लिखना है। यानी चतुर्भुज यानी 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, ये दोनों पद यहाँ पर प्रधान नहीं होते बल्कि 4 है मुख जिसके, वो है ब्रह्मा। तो इस कारण आप सीख सकते हैं कि वो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है बच्चों, ये रहा समास की परिभाषा और उसके उदाहरण। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यानी कि जैसे कि आपको फिर से एक बार मैं क्लैरिफाई करूँगी कि समास क्या होता है। समास यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं, नया शब्द बनाने की क्रिया को ही हम समास कहते हैं। यानी कि संक्षिप्त शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, शॉर्ट में बनाना। तो इस विधि से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ठीक है, और इन समस्त पदों को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या कहेगा, समास विग्रह कहलाएगा वो। और इस समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और मैंने पहचान भी कराई है कि अव्ययी भाव समास में कौन से शब्द आने पर आ, बे, भर, यथा, प्रति, नि आदि शब्द इसमें आते हैं। जैसे शब्द की शुरुआत में ये शब्द आएंगे तो वो अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। फिर मैंने बताया तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका मेन नोट आपको ये करना है कि इस समास की मुख्य पहचान ये है कि समास का विग्रह करने पर मध्य में कारक विभक्तियों का क्या है, इसमें प्रयोग होता है। और समस्त पद बनाने हेतु कारक विभक्तियों का क्या है, लोप होता जाता है। जैसे मैंने एक एक करके आपको सारे के सारे कारक चिन्हों के भेद भी मैंने तत्पुरुष समास के अंतर्गत बनाए हैं।
जैसे कि देशगत, देश को गत, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, फिर गणहीन, गुणों से हीन, सेना नायक, सेना का नायक। तो यहाँ पर को, से, के लिए, पर, वनवास, वन में वास, बीच में आए कारक चिन्हों का क्या हुआ है, लोप हुआ है। इस तरह से लोप होने के कारण वह तत्पुरुष समास कहलाते हैं। और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या है, जिस सामासिक शब्द में विशेषण और विशेष्य साथ साथ हों उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, इसमें नीली है जो गाय, नील गाय, गाय कैसी है, नीली है। गाय की विशेषता वो बता रहे विशेषण के रूप में नीली। गाय यहाँ विशेष्य और नीली क्या है, विशेषण है। विशेष्य यानी संज्ञा रूप होता है। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो यानी गणनीय हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि अष्टाध्यायी, द्विगु, दो गांवों का समाहार, त्रिकोण, षड्रस, दुराहा, चौराहा, दशानन, ये सारे के सारे पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। नवरत्न, पंचवटी, त्रिवेणी, नवग्रह, सारे के सारे पहले पद में क्या है, संख्या बताई जाती है। तो आपको झट से समझ लेना चाहिए कि वह पहला पद में संख्या आया है तो ये द्विगु समास है। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद क्या है, प्रधान होते हैं यहाँ पर, जिनका विग्रह करते समय बीच में योजक शब्द और उसको हटा दिया जाता है। और जब वो समस्त पद बनाते समय योजक शब्द और का क्या है वहाँ पर लोप कर दिया जाता है। यानी कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, जिनका विग्रह करते समय बीच में योजक शब्द और लगता है और समस्त पद बनाते समय और का क्या है, और का लोप कर दिया जाता है और बीच में उसके योजक चिन्ह को लगाया जाता है। बहुव्रीहि में जब समस्त पद में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरी की ओर संकेत करते हैं, दोनों प्रधान नहीं होते बल्कि वो दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। मुरलीधर, मुरली, मुरली को धारण करने वाला, कृष्णा, तो मुरलीधर, यहाँ पर मुरली वो भी प्रधान नहीं, धर भी प्रधान नहीं, बल्कि अन्य तीसरा वाला पद है कृष्णा, यानी कि वो बहुव्रीहि समास है। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, सरस्वती। त्रिलोचन, तीन आँखें हैं जिसकी, यानी शिव, यानी त्रिलोचन, ये तीन होने के, त्रि होने के कारण तीन यानी संख्यावाची है, फिर भी ये अन्य किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। विग्रह करके आपको जो भी समास पूछा जाता है उसका आप लिखना है। यदि वो द्विगु समास पूछा जा रहा है तो द्विगु, अथवा बहुव्रीहि समास है तो वो उसका विग्रह करके आपको उस समास का नाम लिखना पड़ेगा। यानी कि बच्चों मैंने आपको बताया था अंतर कर्मधारय में और बहुव्रीहि में। कई बार कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के शब्द एक से प्रतीत होते हैं, जैसे कि अभी मैंने उसको भी क्लैरिफाई किया है। हल करते समय मन में ये शंका, हमें डाउट रहता है, संशय रहता है। याद रखिए कि कर्मधारय में दोनों पद क्या है, कर्मधारय में विशेषण और विशेष के रूप में होते हैं, जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने दो समासों के बारे में जो भी आप अंतर देखे हो सब कुछ समझा दिया है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अच्छी तरह से आपको इसकी पहचान बनाए रखनी होगी और जीवन में कभी भी साथ आने वाला ये व्याकरण रहता है, आप हमेशा इसको याद रखिएगा। समास से पहले आप कारक और उसके चिन्हों की भी पहचान ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।